Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. My name is Shivani and I welcome you in the series of UP PCS 2025 PYQ revision. इसके थ्रू हम आपका PYQs का एक होलिस्टिक रिवीजन करवा रहे हैं जिससे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक आइडिया लग जाएगा कि किन क्वेश्चंस का या किन टॉपिक्स का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में और किन एरिया से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं और उनको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 से और हमारा हिस्ट्री का पेपर यहाँ पे आपके सामने है। अच्छे से उसको एनालाइज करिए और देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस बना रहा है आयोग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। तो सबसे पहले आपको आइडिया होगा कि देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और यहाँ पे आपको यजुर्वेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से इसकी संहिता कौन सी है। तो संहिता में आपको आइडिया दे दूं कि जो भी वेदास हैं आपके, उनके कई सब टेक्स्ट हैं, उनको उनको डिस्क्राइब करने के लिए कई टेक्स्ट लिखे गए, जैसे उपनिषद हो गया, ब्राह्मण्स हो गया। तो उसी में से पार्ट है आपका संहिता, एक उसी का पार्ट है। और इसमें बताना है कि शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका वात्स्यनेयी संहिता। और बाकी की ये जो 3 संहिता है, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय एंड कथक, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये तीनों जो हैं ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है और यजुर्वेद के ही 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद, और ये इसी का पार्ट है। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसी के पार्ट है ये वात्स्यनेयी संहिता, और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसका पार्ट है आपका तैत्तिरीय, कथक, मैत्रेयनी और ये कपिस्थल संहिता। ठीक है, तो ये दोनों यजुर्वेद के ही पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। बहुत ही इजी होते हैं वैसे तो, बट आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉजिक जरूर बिठाइए इसमें। टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल रहे थे, ये हम सब जानते हैं। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, ये आपका रीजन दिया है। तो अब देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखिए जिसने भी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है उसको आइडिया होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब क्यों है वो हम अपने एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए टर्किश इन्वेजन, जैसे कि महमूद ऑफ गजनी जो थे, उन्होंने अटैक किया इंडिया पे, और मोहम्मद गौरी हैं, उन्होंने अटैक किया इंडिया पे। तो ये मेनली नॉर्थ इंडिया पे अटैक्स हुए थे, दिल्ली और आपके नॉर्थ इंडिया जो यूपी आपका एरिया है, पंजाब का एरिया है, तो राजस्थान का एरिया है। बट दे वर सक्सेसफुल बिकॉज इंडिया में आपको एक नॉर्थ इंडिया में जो है पॉलिटिकल यूनिटी नहीं दिखती है, क्योंकि आपके राजपूत, आपको पता है उस टाइम पे राजपूत रूल कर रहे थे और वो अलग अलग एरियाज में अपनी अपनी डोमिनेंस के लिए आपस में ही स्ट्रगल कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और प्रतिहार रूल कर रहे हैं आपके, चौहान रूल कर रहे हैं ना, आपके ऐसे ही मारवाड़, मेवाड़, अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी लूज कर रहा था इंडिया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके लिए आसान हो गया, मुस्लिम इन्वेडर्स के लिए, कि वो इंडिया को रूल कर पाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। और देखिए ये आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, तो इट विल नॉट बी वेरी इजी, बट इससे आइडिया लग जाता है कि आपको कम से कम इसमें चारों टेम्पल्स के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो सबसे पहले आएगा वो आएंगे सप्तपदी, यानी 7 पेगोडाज। और आपको पता होगा 7 पेगोडाज जो हैं ये रथ टेम्पल्स भी बोला जाता है इनको। और ये मेनली जो आपके पांडव थे उनके ऊपर बने हुए हैं, जो 5 पांडव थे उनके 5 हैं, और एक द्रौपदी का रथ है, और इसके अलावा आई थिंक एक गणेश टेम्पल और है इसमें। सो ये 7 पेगोडाज होते हैं, और ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है आपका साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर का। इसके बाद आपका देखिए, लेट्स सी इफ, ये देखिए आपको अगर यही इतना पता है तो आपने देखिए ऑप्शन यहाँ पे निकाल लिया है। तो चलिए लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। देखिए शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो है वो आपका राजसिंह या नरसिंहवर्मन सेकंड के टाइम पे बना है। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे ये। और सप्तपदी 7 पेगोडास ये भी 7th सेंचुरी में ही बना है। और ये थोड़ा सा पहले बना है आपका शोर टेम्पल से। ठीक है, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल जो है वो अपने आप में एक टेम्पल आर्किटेक्चर है, जबकि ये जो रथ आर्किटेक्चर थे ये बहुत छोटे छोटे रथ के फॉर्म में बने हैं। फिर आते हैं बृहदीश्वर टेम्पल पे, ये आपका 11th सेंचुरी में राजराजा चोल ने बनवाया है। वहीं आप बात करें गंगईकोंड चोलपुरम की, तो ये आपका 11th सेंचुरी में राजेंद्र चोल ने बनवाया है। तो ये इनका राइट जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। यानी हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इससे किस राजा के बारे में आपको पता चलता है। तो देखिए जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इससे आपको जो इस राजा की बात पता चलती है वो है खारवेल।
और आपको पता होगा खारवेल जो है वो कहाँ के रूलर थे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये आपका उड़ीसा के पास पाया जाता है और प्राकृत भाषा में है। और इसका ये जो है ये आपके खारवेल की अचीवमेंट्स, उन्होंने कौन सी मिलिट्री अचीवमेंट्स की, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो खारवेल थे वो चेदी डायनेस्टी के रूलर थे और कलिंग वाला जो एरिया था वहां ये रूल कर रहे थे, है ना। सेकेंड सेंचुरी बीसीई का जो पीरियड है जो कि अशोका के ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम पीरियड से मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका अर्ली हिस्ट्री के लिए। तो इसी तरीके से दूसरे कई इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो भी आप आगे देखेंगे। असर्शन एंड रीजन अगेन, देखिए असर्शन दिया है 1946 मुस्लिम लीग विथड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आपको आइडिया होगा जो डिफरेंट प्लान्स आए थे आपके इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले, ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जा सके, इंडियंस की डिमांड थी। तो यहाँ पे ये 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और रीजन दिया है मुस्लिम लीग जॉइंट द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट और कैबिनेट मिशन प्लान ये दोनों मतलब यहाँ पे आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम, लेकिन ये ऑप्शन भी ठीक है, आपका जो रीजन है ये भी ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जो लीग थी इसने ज्वाइन किया था इंटरिम गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बट अगर आप रीजन की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो वो गलत है। तो यानी यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। both A and R are true, but R is not correct explanation. Okay. देखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है वो इनिशियली इसको एक्सेप्ट करती है बट बाद में मना कर देती है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड थी पाकिस्तान की, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को भी ज्वाइन करती है 1946 में, लेकिन बाद में उससे भी हट जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने पाकिस्तान के लिए डिमांड करनी थी, पाकिस्तान को फॉर्म करना था। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड। तो आपको आइडिया होगा कि इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है यानी मेसोलिथिक पीरियड, इसमें आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जानवरों को रखने लगा था ह्यूमन, ठीक है। मतलब जैसे आपकी शीप हो गई, है ना, कुत्ते हो गए, इस तरीके के एविडेंस आपको मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बागोर, क्योंकि बागोर एक ऐसी साइट है जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ, एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो बागोर राजस्थान में पाया गया एक साइट है और ये एक मेसोलिथिक साइट है। और इससे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं, जिसमें कैटल, गोट, शीप वगैरह के एविडेंस है। और आपको पता है मेसोलिथिक पीरियड जो है वो माइक्रोलिथिक टूल्स के लिए भी बहुत फेमस है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है, उडई जो है वो आपकी पैलियोलिथिक साइट है, बोरी नियोलिथिक है और लेखनिया जो है वो भी पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ये जरूर देख लीजिए कि नॉट पे फोकस है और या फिर करेक्टली मैच्ड पूछा है। यहाँ पे नॉट की बात हो रही है। तो लाल दरवाजा जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौड़ में है, तीन दरवाजा आपका अहमदाबाद में है। जबकि जो अदीना मॉस्क है ये मांडू में नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे स्टेट में है, दैट इज इन बंगाल। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। अदीना मस्जिद जो है ये पांडुआ बंगाल में है, मांडू में नहीं है। और लाल दरवाजा, दाखिल दरवाजा, तीन दरवाजा, ये तीनों आपके सही मैच हैं। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें आर्किटेक्चर को भी काफी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें देखिए ये आपके टेक्स्ट दिए हैं और उनके राइटर्स दिए हैं और ज्यादातर संस्कृत टेक्स्ट हैं। ध्रुवदास जो है भगत नामावली, नाबादास वर्तमान, रस खान की रसिक प्रिया। ये तो सबको पता होगा कि रस खान ने रसिक प्रिया लिखी थी। बट ये जो उस्मान की चित्रा है ये गलत है। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो उस्मान एक मुस्लिम राइटर है और चित्रा जो है वो एक संस्कृत टेक्स्ट है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच है ये। ऑल्दो कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी संस्कृत टेक्स्ट लिखे हैं, बट वो बहुत रेयर, मतलब बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शंस दिए हैं, मूव ऑन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये इवेंट्स आपको दी हुई हैं। अब इवेंट्स आप तभी क्रोनोलॉजी में लगा पाएंगे जब आपको उनकी डेट्स का आइडिया हो कि कौन सी चीज कब आई है। तो देखिए इसमें सबसे पुराना क्या है आपका, सी, वुड्स डिस्पैच। तो लेट्स सी, सी दो ऑप्शंस में है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका, हंटर कमीशन। वुड्स डिस्पैच आपका 1854 में आया है और हंटर कमीशन जो है वो आपका 1882 में आया था। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन की बात करें 1917 में आया है, और सर्जेंट प्लान वहीं आपका आया है 1944 में। तो ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाता है। हु फाउंड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी? पूछ रहा है कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी है, वो किसने फाउंड की? तो देखिए इसमें भगत सिंह, वीरेंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी, ये सब थोड़े बाद के रिवोल्यूशनरी रहे हैं, जबकि जो आपके वीडी सावरकर हैं, इनिशियली इनका बहुत रोल रहा है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, और इन्होंने ही इस अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो लेट्स सी डिस्क्रिप्शन। अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो 1899 में बनी है, जो कि विनायक दामोदर सावरकर ने बनाई है। और कहाँ पे, ये कहाँ पे थे? नासिक, महाराष्ट्र में। और ये सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना चाहती थी। तो काफी सक्सेसफुल भी रही थी ये। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से आपको देखना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो देखिए इसके लिए भी आपको डेट्स का आइडिया होना चाहिए, और ये आपका प्रेजेंट या आपके जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं उनसे क्वेश्चन दिया हुआ है। संथाल 1855 एकदम सही है, कोल 1831, खासी 1829, ठीक है। लेकिन जो अहोम दिया है आपका 1815, ये गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संथाल 1855, कोल 31, खासी 29, जबकि अहोम रिवेलियन जो है वो आपका 1828 में हुआ है। देखिए डेट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करिए क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए, क्योंकि 28, 29 और 31, ठीक है, साथ साथ किए। तो अहोम, खासी, कोल, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, अहोम, खासी, कोल, और ये लगभग एक ही साथ हुई है, 28, 29, 31, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, Who among the following governor generals ridiculed Congress as a representing only a microscopic minority? तो इसमें आपको देखना है कि किसने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बता के छोड़ दिया है। तो वो कौन है आपके? तो राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन आपको पता है कि वो बहुत ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, और इंडिया को डिवाइड करने में काफी उनका रोल रहा है। बंगाल को पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने काफी अहम रोल निभाया था। तो यही थे जिन्होंने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला है, यानी कि वो बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ कि जो लॉर्ड डफरिन है, इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो वॉइस रॉय थे जिनके टाइम पे आपकी कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है, ये दो वॉइस रॉय याद रखने हैं आपको। अब आते हैं समुद्रगुप्त और उनकी टाइम के जो रूलर्स थे उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ये 4 रूलर्स के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा रूलर है और किस एरिया में रूल कर रहा है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बना है, ये बना है आपका प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में इन सबको काफी डिटेल में मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने किन किन एरियाज को कॉन्कर किया है। और अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से रूलर का एरिया कौन सा था। ठीक है, तो चलिए अब आप इसमें देखेंगे तो धनंजय जो है आपके, इनका जो एरिया है वो मेनली आपका रहा है कांची का। ठीक है, धनंजय कांची में रहे हैं। ए का सेकंड से मैच कर लीजिए। तो देखिए एक भी अगर आपने मैच कर लिया तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। धनंजय जो थे वो कांची के रूलर थे। और वहीं आप देखिए नीलराज, वो कहाँ के रूलर है? अवमुक्त के रूलर है ना, यानी ए सही है। बाकी तो आप अपने आप मैच हो जाएगा अगर आप एक भी मैच कर लिए। चलिए, धनंजय किंग ऑफ कांची, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक, और विष्णुगुप्त जो थे वो कुशलपुर के रूलर थे। ठीक है, तो ये आपने मैच कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, देखिए सारी जो है ये ट्रेड से रिलेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये क्या पूछ रहा है कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कौन सी थी। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो आपका नानदेसी। और इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नानदेसी मतलब जो देश से बाहर हो, या देश के विच इज नॉट देसी, यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट ऑल्सो। तो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। देखिए नानदेसी जो थे वो आपके मर्चेंट गिल्ड्स ही हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में काम कर रहे थे, मेनली फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। और वहीं आपकी श्रेणी जो है
वो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही। और नगरम जो है वो देखिए टाउन लेवल या सिटी लेवल पे काम कर रहा है, नाम में ही है नगरम। और वहीं मणिग्राम जो है वो आपका विलेज लेवल पे काम करता है, नाम में भी देखिए दिया है मणिग्राम, ग्राम दिया है ना गाँव। श्रेणी जो है वो लोकल है और नानदेसी जो है ये आपका फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। अगेन असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। मेनी संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। बहुत से यानी संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ है पर्शियन में और मिडिवल टाइम पीरियड में, विच इज करेक्ट हुआ है। रीजन क्या है? अर्ली चेस्टियन सूफीज वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल असेंबली कॉल्ड समा। तो ये कह रहा है कि जो सूफी थे वो समा के बहुत बड़े, मतलब वो म्यूजिकल असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते थे जिनको समा कहते हैं। तो देखिए बोथ आर ट्रू, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब वो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं। बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। व्हाई? क्योंकि देखिए संस्कृत टेक्स्ट का हुआ है ट्रांसलेशन जिसमें संगीत रत्नाकर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, संगीत का ही था। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सूफीज ने समा को प्रमोट किया इसलिए आपके टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ है। अगर ऐसा होता तो हमें बहुत सारे और टेक्स्ट का ट्रांसलेशन नहीं मिलता जो कि किंग्स ने करवाया है। तो किंग्स भी करवाते थे ट्रांसलेशन, दैट इज ऑल्सो अ ट्रू। Which of the following inscription gives information about two Ashwamedh यज्ञ performed by King पुष्यमित्र शुंग? तो ये बताना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन या अभिलेख से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो पुष्यमित्र शुंग जो राजा थे इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बेसनगर इंस्क्रिप्शन। और बेसनगर इंस्क्रिप्शन को ही हम क्या बोलते हैं? विदिशा इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे वेसनगर ये जो है ये विदिशा इंस्क्रिप्शन है। और ये आपको पता है विदिशा जो है वो एमपी में पाई जाती है, एक सिटी है। और 2 अश्वमेध यज्ञ जो यज्ञ हैं वो करे गए थे किसके थ्रू? पुष्यमित्र शुंग के थ्रू। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको आइडिया होगा, इन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर की हत्या करके खुद अपने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो अभिलेख का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए आपसे हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा गया था। आप लोग मुझे ऑप्शंस में बताएंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? कमेंट्स में आप लोग बताइए, ठीक है। द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। तो ये बोल रहा है जो चकला टर्म है वो यूज किया गया मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में, वो किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? तो देखिए परगना सरकार, नन ऑफ द अबव। एक ऑप्शन दिया आपका टेरिटोरियल यूनिटी बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ठीक है, तो ये यही आपका राइट ऑप्शन है। अब क्यों है, लेट्स सी। देखिए जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कई पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे बड़ा होता था आपका सूबा, फिर आता था आपका सरकार, देन आपका परगना, देन विलेज। ठीक है, तो जो सरकार था उसी के आसपास एक यूनिट होती थी चकला। तो ये एक बीच में टेरिटोरियल यूनिट होती थी। यहाँ पे हम चकला इसलिए दे दिए हैं, दे दिया गया है आपको ऑप्शन में, ताकि आपको आइडिया रहे कि सरकार की जगह पे ही कहीं ना कहीं चकला पाए जा रहे थे, मतलब सरकार का ही पार्ट थे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम? तो मराठास ने भी अपने एरिया में काफी टाइम अच्छा रूल किया है और उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन पे भी काफी फोकस किया। तो वो कई तरीके के टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे जिसमें से आपका एक था जो वो प्रोटेक्शन के नाम पे लेते थे। तो दैट वाज व्हाट? चौथ। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि वो जो प्रोटेक्शन के तौर पे जो टैक्स ले रहे थे दैट वाज चौथ। चौथ क्या था? एक 25% रिवेन्यू था जो कि क्लेम किया जाता था मराठास से, जो कि वो इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन लेते थे। वहीं सरदेशमुखी एक एडिशनल 10% टैक्स होता था। अववाब जो है वो माइनर लोकल टैक्स होता था। और जमादानी जो है वो एक टैक्स था, वो ट्रेड पे था। ठीक है, द मॉस्क, एक मस्जिद की बात हो रही है, खैरुल मंजिल, ये आपका पुराना किला दिल्ली में है। और वो कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, किसने बनवाई है ये? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है महामंगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। महामंगा ने बनवाई थी खैर उल मंजिल, याद रखेंगे महामंगा ने बनवाई है। अब जिसने भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो महामंगा थी वो एक तरीके से प्रोटेक्टर रही हैं अकबर की जब वो छोटे थे तब। तो यहाँ पे आपके दिया हुआ है खैरुल मंजिल किसने बनवाई है? महामंगा ने। ठीक है, और हम आपको आइडिया होगा हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की मदर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये देखना है आपको कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। अब ये देखिए ये कुछ किंगडम्स दिए हैं और उनके रूलर्स दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए
यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है कौन सा, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो संबलपुर है ये ठीक है, सुरेंद्र शाही के अंडर में था। कश्मीर में गुलाब सिंह का रूल था, वहीं पे लखनऊ में आपके लियाकत अली का रूल था। जबकि ये गंजम में जो है ये ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, यहाँ पे राधा कृष्ण दंड सेन का रूल नहीं था। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन रूलर्स दिए हैं और उनका एरिया दिया हुआ है, आपको आइडिया होगा तो ही आप मैच कर पाएंगे इसको। देवगिरी शंकर देव ठीक है, वारंगल रामचंद्र देव ये गलत हो जाता है, क्योंकि रामचंद्र देव जो हैं वो देवगिरी के ही रूलर थे। ठीक है, रामचंद्र देव जो हैं वो देवगिरी के रूलर थे, और वारंगल में आपके काकादियाज जो थे वो रूल कर रहे थे। होयसल में वीर बल्लाल है, मदुरा में वीर पांड्या है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। वारंगल में आपके रामचंद्र देव नहीं थे, बल्कि वहां पे काकादिया डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, और होयसल में वीर बल्लाल, वीर पांड्या आपके मदुरा में थे, और देवगिरी में शंकर देव जो है वो रामचंद्र देव के ही बेटे थे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो रूलर्स दिए हैं या मैं आपको बता देती हूँ, ये मुगल लेटर मुगल्स जो हैं उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इसमें बस आपको ये करना है कि इनको क्रोनोलॉजी में लाना है। तो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि लेटर मुगल्स कौन थे, उनके नाम क्या हैं और उनका क्रोनोलॉजी क्या रही है, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बी आएगा, यानी जहांदार शाह। लेट्स सी। ओके, अगर आपको जहांदार शाह भी पता था ना तो आप ये इसको मैच कर ले जाते। तो बी ए, देन आपके आएंगे मोहम्मद शाह, उसके बाद आएंगे आपके अहमद शाह, एंड लास्ट में आपका सी यानी आलमगीर सेकंड। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। देखिए, जहांदार शाह जो थे वो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद बहादुर शाह सेकंड रूलर बनता है, और उसकी डेथ के बाद जहांदार शाह रूलर बनता है। तो 1712 में उन्होंने रूल किया है। मोहम्मद शाह उसके बाद आए हैं 1719 में। फिर अहमद शाह एक अफगान रूलर था जो कि दुर्रानी डायनेस्टी से फाउंडर था, और 1747 ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलता है। इसने अटैक किया है 1739 में इंडिया पे, है ना। आलमगीर सेकंड आपका 1754 से 59 तक रूलर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमने इनको मैच कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये 2018 का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। क्वेश्चन काफी इजी तो नहीं थे, हम इनको मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस डेप्थ में आपको पढ़ना है। सो नाउ लेट्स सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, हमारी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ प्री की तैयारी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, मेंस की तैयारी भी साथ के साथ चलती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 मंथ प्लान, 2 मंथ प्लान, प्लस आपको अगर एक फुल रिवीजन सीरीज चाहिए है, पूरा आपको असेसमेंट प्लान चाहिए है, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि उसमें आपको किस तरीके से इवैल्यूएशन दिया जाएगा, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कैसे गाइडेंस मिलेगी, वो सब यहाँ पे मेंशन है। आप जाइए हमारी साइट पे, इसको विजिट करिए, और जो प्लान आपको हेल्पफुल लगता है उससे जुड़िए, और एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। So that was all for the series today, and we'll meet you in the 2019 question paper. Thank you.